क्या दीवारें हिलने वाली हैं? क्या वो ताकतवर निज़ाम जो दहाइयों से इस मुल्क की तकदीर का फैसला करता रहा है, अब खुद एक ऐसी बंद गली में फंस चुका है जहां से वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा? क्या एक कैदी की बनाई इस मुल्क के निज़ाम का असल चेहरा बेनकाब कर रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या सरहदों के पार कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी खबर इस्लामाबाद के इक़्तिदार के ऐवानों को भी नहीं? आज बात सिर्फ सियासत की नहीं, आज बात रियासत के इन चार बड़े जख्मों की है जिनका इलाज फिलहाल किसी के पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉ एंड ज्यूरिस्ट। मैं हूं मलिक सैफुल्लाह गालिब। नाजरीन, आज की ये रिपोर्ट कोई आम खबर नहीं बल्कि एक गहरा तज्जियाती पोस्टमार्टम है इस सूरत हाल का जो मई 2026 में पाकिस्तान को दरपेश है। हम एक ऐसे दुराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ तख्ते लाहौर की शहाना जिंदगी है और दूसरी तरफ आम आदमी की चीखें और रियासत को दरपेश वो चार संगीन मसाइल जिन्हें वजाहत सईद खान ने फौज के चार बड़े मसाइल करार दिया। लेकिन ये मसाइल सिर्फ फौज के नहीं, ये इस मिट्टी और इसके मुस्तकबिल के मसाइल हैं। पहला मसला, इमरान अहमद खान नियाजी, एक ऐसा नाम जो मिटाए नहीं मिट रहा। तहकीकात का आगाज करते हैं इस पहले और सबसे बड़े मसले से जिसे मुक्तदर हल्के शायद एक डरावना ख्वाब समझते हैं। इमरान खान वो शख्स जो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इसकी आवाज आज भी इक़्तिदार के ऐवानों में अरताश पैदा कर रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि खान साहब की बनाई 85% तक मुतासिर हो चुकी है। ये कोई मामूली खबर नहीं। कानूनी तौर पर एक कैदी की सेहत की जिम्मेदारी रियासत पर होती है, लेकिन यहाँ तजाद देखिए। एक तरफ दावे हैं कि सब ठीक है और दूसरी तरफ इनके वकील सलमान सफदर और इनकी फैमिली ये दुहाई दे रही है कि इन्हें तिबी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। बुशरा बीबी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट यानी तन्हाई की कैद में रखना, क्या यह महज कानूनी सजा है या नफसियाती टॉर्चर? तारीख गवाह है कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने किसी पार्टी को तोड़ना चाहा तो वो महीनों या हफ्तों में टूट गई, चाहे वो बीबी की पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ की नून लीग। फॉरवर्ड ब्लॉक बनते देर नहीं लगती थी, लेकिन पीटीआई के केस में प्लेबुक काम नहीं कर रही। 1000 दिन गुजरने के बावजूद तशद्दद, गिरफ्तारी और मुबैना तौर पर कारकुनून की जाने जाने के बाद भी ये बयानिया ख़त्म क्यों नहीं हुआ? क्या ये महज एक सियासी जमात है या एक ऐसी सोच जो अब मुज़ाहमत की अलामत बन चुका है? दूसरा और तीसरा मसला, ईरान और इसराइल। अब ज़रा सरहदों से बाहर निकलकर आलमी सियासत की इस गंदी दलदल पर नज़र डालते हैं जिसने पाकिस्तान को घेरे में ले रखा है। खबरें ये हैं कि नेतन्याहू ने मुत्तहदा अरब अमारात का एक इंतहाई खुफिया दौरा किया है। इसे शहाना इस्तकबाल तो मिला, लेकिन जैसे ही खबर बाहर आई तो अमारात ने तरदीद की। क्यों? क्योंकि इसराइल इस वक्त मुस्लिम दुनिया में दरारें डालने के मिशन पर है। वो दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे अरब भाइयों को साथ मिला लिया है। इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर पड़ता है, क्योंकि हम एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां हमें अपने नज़रियात और माशी मुफादात के दरमियान तवाज़ुन रखना है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाव एक नई नहज पर पहुंच चुका है। सऊदी अरब ने मुबैना तौर पर ईरान पर कुछ जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन ये सब खामोशी से हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त एक मिडल मैन या सालस का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात की रसाई हो या इलाकाई अमन, पाकिस्तान की फौज इस वक्त एक कठिन सिक्योरिटी पैराडाइम में फंसी हुई है। चौथा मसला, भारत, अजली दुश्मन की नई हिकमत अमली। भारत इस वक्त सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि हाइब्रिड वार फेज के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल से फ़ायदा उठा रहा है।
اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف ایک عالمی مہم چلا رہا ہے۔ جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو دشمن کے لیے پروپوگنڈا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ سنگین مسائل ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی اشرفیہ کا حال دیکھیے۔ وجاہت سعید خان نے جن الفاظ میں اسحاق ڈار اور مریم نواز کی حکومت کو سانڈو جیٹھ اور سمدھیوں کی سرکار کہا، وہ دراصل اس عوامی غصے کی عکاسی ہے جو نچلے طبقے میں پایا جاتا ہے۔ حیران کن انکشاف یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں سینکڑوں سرکاری افسران اور پارلیمنٹیرینز اور ان کے خاندانوں نے کینیڈا، امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کی شہریت یا گرین کارڈ حاصل کر لیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی پالیسیاں بناتے ہیں، لیکن ان کا اپنا مستقبل اور سرمایہ ملک سے باہر ہے۔ کیا یہ ریاست سے بے وفائی نہیں؟ سب سے خطرناک صورتحال KPK کی ہے۔ وہاں سے اٹھنے والی آوازیں صرف انتظامیہ کے خلاف نہیں بلکہ براہ راست وردی کے خلاف نعروں میں بدل رہی ہے۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ نعرہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑے زلزلے کی دستخط ہے۔ جب عوام اور محافظوں کے درمیان اعتماد کی خلیج اتنی وسیع ہو جائے کہ امن کے سفید جھنڈے اٹھائے لوگ فوج کی گاڑیوں کو روکے، یہ نعرے لگائیں، تو سمجھ لیں کہ ریاست کے ستون کمزور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، لا اینڈ جورسٹ کے اس خصوصی تجزیے کا مقصد آپ کو اس سچائی سے آگاہ کرنا ہے جو مین سٹریم میڈیا کے پردوں کے پیچھے چھپائی جا رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطیوں کا ادراک کر کے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرے گی؟ کیا اسحاق ڈار کے ذریعے معیشت اور خارجہ پالیسی چلانا اب ممکن رہا ہے؟ اگر عمران خان کے ساتھ جیل میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو کیا یہ ملک اس کے بعد پیدا ہونے والے عوامی رد عمل کو سنبھال پائے گا؟ پاکستان اس وقت ایک ایسے مقام پر ہے جہاں فتح فور میزائل کے تجربات تو ہمیں بیرونی دشمن سے بچا سکتے ہیں، لیکن اندرونی خلفشار اور عوام کی نفرت وہ دیمک ہے جو کسی بھی ایٹمی طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر سکتی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ طاقت کے نشے سے باہر نکل کر ہوش کے ناخن لیے جائیں، ورنہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ 4 مسائل پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے یا یہ محض ایک عارضی سیاسی بحران؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔